Mutal. Yes. Mutal. Yes. As you know that the today I have decided to discuss the landmark judgment, and the name of that judgment is the Buboni Sahu versus King, which has been decided on 17th February 1949 by the Privy Council. And this is the leading landmark judgment on the 2 points. First point is that regarding the co-accused evidence given by the co-accused, that is the case section 30 of the Indian Evidence Act. And another point is that accomplice or approver, which have been mentioned under section 114 illustration B and section 133 of the Indian Evidence Act. It means my point is that without the Buboni Sahu versus King, writing of answer regarding section 130 and 133, 114 illustration B, it is not possible. Means it is a mandatory, it is a landmark judgment, and the ratio of this judgment has been followed by several courts, including the Honorable Supreme Courts. There are several judgments. Any case you cannot find out without the mentioning of the Buboni Sahu versus King. ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां से स्टार्ट होता है हर एक पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट पे। तो ये दोनों केस जब हम आपको डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, उस केस में भी बुबोनी साहू के केस को साइड किया गया था। कश्मीरा सिंह का केस जब हम डिस्कस करते हैं तब भी बुबोनी साहू का केस हम डिस्कस करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं है जिस पर डिस्कस नहीं किया गया है। 2 पॉइंट है, कोएक्यूड और एकम्प्लिस को पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है। अब ब्रीफ में फैक्ट आपको बता देता हूँ। फैक्ट इसका सिंपल सा है कि यहाँ पे विक्टिम जो है, विक्टिम आप देख रहे हैं कि एक कालिया बेहरा है। घटना कहाँ की है? घटना आपके उड़ीसा राज्य की है। यहाँ पे कालिया बेहरा एक व्यक्ति है जिसका कि मर्डर होता है। अब कालिया बेहरा के बारे में समथिंग कुछ और अगर बताना हो तो कालिया बेहरा जो था वो ट्रंक ड्राइवर था। ट्रंक ड्राइवर मतलब क्या होता है? घोड़ा गाड़ी होता है जिसे हम लोग एक्का कहते हैं। जैसे पहले के जमाने में बचपन में होता था कि जब मेला वाला हम लोग देखने जाते थे तो घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर जाते थे। मतलब कि घोड़ा घोड़ा गाड़ी तुम लोग समझ गए होगे। अगर ये अंग्रेजी में भी गूगल पर डाल लोगे ट्रंक ड्राइवर, तो ट्रंक ड्राइवर में घोड़ा गाड़ी का पिक्चर बहुत सारा आ जाएगा। तो मैंने वहीं से लिया। जैसे तांगा कहते हैं, तांगा जो देखो ना बसंती वाला शोले वाली मूवी में, भाग बसंती भाग, वही वाली जो भी है, तो वही ट्रंक ड्राइवर है। एक ट्रंक ड्राइवर रहता है, उसका एक मर्डर होता है। अब मर्डर कब होता है? मर्डर उसका 11 अक्टूबर 1946 को मर्डर होता है और इस मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसमें से 8 पर्सन वर चार्ज। कितने पर्सन को चार्ज किया जाता है? 8 पर्सन को चार्ज किया जाता है। उसमें से 2 व्यक्ति अप्रूवर बनते हैं। अप्रूवर में 2 व्यक्ति अप्रूवर बनने वाले में एक व्यक्ति का नाम है खोली बेहरा। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कालिया, यहाँ पे खोली। तो कालिया बेहरा का मर्डर होता है जिसमें कि खोली बेहरा और त्रिनाथ एक और नाम है जो कि एकम्प्लिस बनता है। दूसरा नाम यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिनाथ। त्रिनाथ और खोली बेहरा वे दोनों हैं जो कि एकम्प्लिस बनते हैं। बाकी का ट्रायल चलता है, इनका भी ट्रायल चलता है, बाकी चीजें निकल करके आती हैं। तो मतलब ब्रीफ में ये है कि दिस केस इज केस रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ द कालिया बेहरा who were doing the business of trunk driver and murder was done on the 11th October 1946। और उस समय आप देख रहे होंगे कि मर्डर रेट कम थे। कन्विक्शन का जो स्पीडी ट्रायल था बहुत तेजी से हो रहा था। आप देख रहे हैं कि 11 अक्टूबर 1946 को मर्डर होता है और 1914 सॉरी पीछे चला गया। और आप देखेंगे कि फरवरी 1949 में लगभग 2 साल के भीतर तो यहाँ पे फाइनल जजमेंट भी आ जाता है। लगभग 3 साल के भीतर फाइनल जजमेंट भी आ जाता है। तो इस तरह के मैटर में जब 2 लोग को एकम्प्लिस किया गया, बाकी केसेस स्टार्ट हो गए। तो ब्रीफ में इतना ही फैक्ट है। सेशन के जज के पास जब मैटर चला, क्योंकि मर्डर का केस था, तो सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी और न्यू सीआरपीसी दोनों यही कहते हैं कि जब मर्डर का केस होगा तो सेशन ट्रायल के सामने चलेगा। तो ये भी सेशन ट्रायल के सामने ही चला। तो सेशन ट्रायल के सामने 8 पर्सन को चार्ज किया गया था। 8 पर्सन को चार्ज किया गया था जिसमें से कि लर्न जज कन्विक्टेड 6, जिसमें कि 6 व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया था इंक्लूडिंग द अपीलांट। इंक्लूडिंग द अपीलांट मतलब इंक्लूडिंग द बुबोनी साहू का। हु वाज एक्यूज नंबर 7 एंड 1 त्रिनाथ। मतलब
इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, यस। अब मिला जुला करके इनका चला मैटर जो भी था, हाई कोर्ट में भी मैटर गया। हाई कोर्ट में मैटर जब गया तो कुछ मामले में अपील डिसमिस कर दी गई, कुछ मामले में अपील अलाउ किया गया था। तो जब अपील डिसमिस कर दी गई थी तो बुबोनी साहू ने इसको चैलेंज किया। बुबोनी साहू ने प्रीवी काउंसिल में चैलेंज किया और क्वेश्चन ये था, बुबोनी साहू ने जब चैलेंज किया तो कहा कि हमारे खिलाफ कुछ एविडेंस है, क्या उसके बेसिस पर मेरा कन्विक्शन संभव है, या जो जिस एविडेंस के बेसिस पर जो मेरा कन्विक्शन किया गया था वो राइट है कि रॉन्ग है। इसी का रिप्लाई मांगा गया था। और इस क्वेश्चन में एक ही इशू था, जब प्रीवी काउंसिल के पास ये मैटर आया तो एकमात्र इशू था कि वेदर एविडेंस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड आर सफिशिएंट फॉर द कन्विक्शन ऑफ बुबोनी साहू और नॉट। जो एविडेंस अवेलेबल थे, क्या उसके बेसिस पर बुबोनी साहू का जो कन्विक्शन किया गया था वह सस्टेन करता है कि सस्टेन नहीं करता है। तो इसमें 3 तरह के एविडेंस के बेसिस पर सेशन ट्रायल ने कन्विक्शन किया था। उसमें से पहला मैटर ये था कि एविडेंस गिवन बाय द अप्रूवर। इसमें 2 अप्रूवर थे जिन्होंने एविडेंस दिया था, जिसके बेसिस पर कन्विक्शन हुआ था। और इसकी जब हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिक हम सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी और 133 के बारे में तो ऑटोमेटिक मैटर आ जाएगा। और प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी 114 बी और 133 को एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मैंने बताया था कि किस वर्ड के बेसिस पर हम रूल ऑफ प्रूडेंस कहते हैं और किस बेसिस पर हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ प्रूडेंस। इसकी एक बार फिर से चर्चा होगी, बहुत ही ब्रीफ में चर्चा होगी। तो यहाँ पर एविडेंस गिवन बाय द अप्रूवर, यहाँ पर एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि एविडेंस जो था रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन को भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक केस ऑलरेडी था आप में। एक प्यारे लाल का केस था जिसको इस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था, पहले का भी केस है। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने बहुत थोरोली इस पर डिस्कस नहीं किया है। और दूसरा पॉइंट है कि डिस्कवरी ऑफ लॉयन क्लोथ एंड खांटी बाड़ी। लायन क्लोथ का यहाँ मतलब क्या है? लायन क्लोथ का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट, जैसे क्लोथ मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि क्लोथ क्लोथ मीन्स कपड़ा होता है। जो मर्डर जब किए गए थे तो मर्डर के बाद जो ब्लड व्लड से सने हुए कपड़े थे, टेंटेड जो कपड़े थे जो सने हुए थे, ब्लड में सने हुए थे, उसके लिए यहाँ पे वर्ड LOIN लॉयन क्लॉथ वर्ड यूज किया गया है। और खाटी बाड़ी जो होता है, जब आप बिहार झारखंड में जब जाएंगे तो वहां पर एक खाटी बाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो घास उस काटने के लिए काम आती है। तो खाटी बाड़ी का कोई बहुत ही इंग्लिश टर्म नहीं है, इसका एक लोकल टर्म है खाटी बाड़ी। इसमें आलेख किया गया था कि जो कालिया बेहरा का मर्डर हुआ था उसको खाटी बाड़ी से उसका गला काट करके मर्डर किया गया था। तो यहाँ पर एक्यूज ने जो एक्यूज है इसने डिस्क्लोज किया था और कुछ फैक्ट डिस्कवर हुए थे। और फैक्ट क्या डिस्कवर हुए थे? क्लोथ डिस्कवर हुए थे और खांटी बाड़ी डिस्कवर हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 30 भी यहाँ पे इन्वॉल्व था, क्योंकि 30 कहता है कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, नहीं 30 कहता, इसमें सॉरी यहाँ पे सेक्शन 27 लगाना चाहिए था। सेक्शन 27 यहाँ पे लगाना चाहिए था और हमें यहाँ पे रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे 30 लगाना चाहिए था, ये हमसे गलती हुआ है। या पार्थ इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रिट्रैक्टेड कन्फेशन का हमें ये पॉइंट था कि कन्फेशन मेड बाय कोएक्यूज्ड हु लेटर ऑन रिट्रैक्टेड। द कन्फेशन मेड बाय कोएक्यूज्ड ये पॉइंट था, और डिस्कवरी ऑफ लाइन ऑफ क्लोथ खांटीबाड़ी ये जो पॉइंट था ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का था। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 130 114 का है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन यहाँ पे 30 का है, और डिस्कवरी ऑफ लाइन क्लोथ खांटीबाड़ी ये सेक्शन 27 का है। तो हमें जो डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे आपको 114 ए पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पॉइंट हम आपको 30 डिस्कस करेंगे। 27 हम सॉरी सेक्शन 30 डिस्कस करेंगे, 27 को डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आया कि एविडेंस गिवन बाय द अप्रूवर। यहाँ पे 2 अप्रूवर हैं, पहला अप्रूवर आपका खोली बेहरा है और दूसरा अप्रूवर तीरथनाथ है। तो खोली बेहरा ने अपना जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था, उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया 114 के अंतर्गत रिकॉर्ड कराया था, वो जो कि ओल्ड CRPC था, जो मजिस्ट्रेट के सामने आप कन्फेशन या स्टेटमेंट देते हैं वहां पे था। और दूसरा पॉइंट था कि कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था। कमिटिंग मजिस्ट्रेट कौन होता है? कमिटिंग मजिस्ट्रेट वे मजिस्ट्रेट होता है जो कॉग्निजेंस लेने के बाद केस को कमिट करता है। जैसे कि आप ओल्ड CRPC और न्यू CRPC में भी सेक्शन 190 था,
190 कह रहा था कि आप कॉग्निजेंस ले सकता है, कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट ले सकता है। और 193 न्यू सीआरपीसी कहता है कि मजिस्ट्रेट जो सेशन कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, फिर वही केसेस ट्रायल करेगा जो उसके पास कमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 164 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट या कन्फेशन दिए जाते हैं, 164 के अंतर्गत 3 तरह के दौरान स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन हो, या इंक्वायरी हो, या ट्रायल हो, किसी भी तीनों सरकमस्टांसेस में 164 अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर इसने जो कन्फेशन या स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड कराया था, या जो कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया था, दोनों स्टेटमेंट के बारे में जब मैटर सेशन ट्रायल के पास चला तो इनकार कर दिया। कहा कि साहब सेशन जज, हमने जो भी स्टेटमेंट 164 के दौरान रिकॉर्ड करवाया है, 164 में रिकॉर्ड करवाया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, या कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, वो सारे के सारे हमने दबाव में किया है, पुलिस ने हमें टॉर्चर किया है, पुलिस ने हमें मारपीट किया है, इसलिए हमने वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था वो हमने इस तरह के सरकमस्टांसेस में दिया था। और जब आप देखेंगे तो आपका सीआरपीसी भी यही कहता है कि 163 न्यू सीआरपीसी कहता भी है कि किसी व्यक्ति को मारपीट करके, थ्रेट करके कन्फेशन आप नहीं करवा सकते हैं। और जब इंडियन एविडेंस एक्ट में भी जाते हैं तो सेक्शन 23 भी कहता है कि, सेक्शन 24 कहता है कि इंडूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस के थ्रू आप किसी का कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करा सकते। तो मतलब ये हुआ कि जो खोली बेहरा जो था, जो प्रूवर था, अपने पहले स्टेटमेंट से मुकर जाता है। और दूसरी बात त्रिनाथ है, त्रिनाथ ने भी अपना जो स्टेटमेंट दिया था एक्कोम्प्लिस के रूप में, उससे भी ये मुकर गया। तो ये तो फैक्ट था, एक दूसरा फैक्ट था। नेक्स्ट फैक्ट ये था रिट्रैक्टेड कन्फेशन ऑफ त्रिनाथ। त्रिनाथ ने भी जो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराया था, बाद में उससे मुकर गया। अब त्रिनाथ और खोली बेहरा की एक कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन क्या था कि यहाँ पे कोर्ट ने इन दोनों के बातों को रिलायबल नहीं माना। क्यों नहीं माना, इनके बेसिस पर क्यों कन्विक्शन नहीं हुआ? क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे तो कोर्ट ने यही कहेगा, फाइनल कंक्लूजन यही निकल कर के आएगा कि जो भी एविडेंस कोर्ट के पास थे वे सफिशिएंट नहीं थे जिससे कि बुबोनी साहू कन्विक्शन किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बात ये खोली बेहरा भी अपने स्टेटमेंट से मुकर गया, दूसरी बात कि त्रिनाथ भी अपने स्टेटमेंट से मुकर गया, और जो दोनों ने कन्फेशन किया था उसका रीजन क्या था, या जो स्टेटमेंट इन दोनों का सिमिलर स्टेटमेंट आने का रीजन क्या था? पुलिस ने क्या किया था कि इन दोनों को एक साथ ही रखा था। कई दिनों तक पुलिस ने इन दोनों को साथ रखा था, इन दोनों को साथ लेकर आती जाती थी। तो कोर्ट ने माना कि जब दो व्यक्तियों को, जब आपको मालूम है कि दोनों अप्रूवर हो सकते हैं, तो दोनों जब आपस में साथ में रखेंगे तो सिमिलर स्टेटमेंट देंगे ही देंगे। इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन इज, हाँ, इस तरह के सरकमस्टांसेस में आप इन दोनों का स्टेटमेंट रिलायबल नहीं था। और इसमें कोर्ट ने कहा कि डिस्कवरी ऑफ लॉ एंड क्लोथ एंड खांटी बॉडी का जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि खांटी बॉडी पे कहीं पे ब्लड नहीं लगा हुआ था, और ये रिलायबल सोर्स से रिकवर भी नहीं हुआ। सिर्फ आपका एक कहना कि जब उसकी माँ से खांटी बाड़ी मांग रही थी पुलिस कि भाई घर में जो खांटी बाड़ी है लेकर के आओ, और उसकी माँ हेजिटेट कर रही थी, देने से मना कर रही थी, ये बहुत ही रिलायबल नहीं है, ये बहुत ही सफिशिएंट नहीं है। इसका कहना था कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो विलेज एरिया की महिलाएं होती हैं, वो पुलिस से ऑलरेडी बहुत ही डरती हैं। पुलिस का बहुत ही वो रहता है, टेरर रहता है, आतंक रहता है, पुलिस से बहुत डरती हैं। और पुलिस कोई चीज मांगे और वो इजिली ला करके दे दें, वो इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा डरी सहमी रहती हैं। तो सिर्फ एक कहना कि उसकी माँ खाटी बाड़ी ला करके जल्दी से नहीं दी, ये सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस तरह का फैक्ट है, फैक्ट बहुत ही लेमैन का फैक्ट है। फैक्ट पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, बस हम तो फैक्ट इसलिए बता दिए कि थोड़ा सा आपको केस याद करने में इजी रहे। बाकी चीजें जो इसको रेशियो है, वो रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट बस इतना ही लिखना, जब एग्जाम में आ जाएगा तो लिखना क्या है कि देयर वाज ए मर्डर ऑफ कालिया बेहरा हु वाज द ट्रंक ड्राइवर, 8 persons were charged, among them two became the accomplice. After that they retracted from their statements
and they said that they had made the statement due to the threat and injury caused by the police officer. And इतना पॉइंट है. In this case, court discussed following important points. These are the ratio. अब हमें ला का पॉइंट डिस्कस करना है. यही जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको हर जगह मिलेंगे. फैक्ट और रेशियो में अंतर यही होता है. फैक्ट आपको दूसरे केस में आपको नहीं मिलेगा. अगर एक केस साइट होगा तो इस केस का फैक्ट दूसरे में साइट नहीं होगा, लेकिन इसका रेशियो हमेशा साइट होता है. ये जो हमें रेशियो आपको एग्जाम में लिखना है. अब रेशियो के बारे में जब हम आएंगे तो पहला रेशियो इसमें कोर्ट ने कहा था कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या कोई डिफरेंस है, क्योंकि हम हमेशा कॉमन लॉ से बारो करते हैं अपने फिलॉसफी को. तो कोर्ट ने इसमें कहा कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में सब्सटेंशियली अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब पहला पॉइंट हो गया कि इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ आर सेम ऑन द पॉइंट ऑफ अप्रूवल. जब हम डायन डिक्लेरेशन जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कई पॉइंट पर डिफरेंस आपको बताया था, लेकिन इस पॉइंट पर कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि नहीं, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है. अब बात है रिलेशन का कि दोनों के बीच में दो सेक्शन हमेशा कोट किए जाते हैं. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. सेक्शन 114 सॉरी हाँ ये नहीं दो सेक्शन है रिलेशन बिटवीन 114 इलस्ट्रेशन बी 133. हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुका था और हमें लग रहा है कि आप सब लोग इसको जानते भी होंगे. और एक बार मैं थोड़ा सा 1 मिनट और आपको ले लेता हूँ. हाँ, एक पॉइंट था हमारे पास जो मैंने उस समय में डिस्कस किया था. डिफरेंस बिटवीन 114 इलस्ट्रेशन 133 दोनों में डिफरेंस क्या था. देखो यहाँ पे जो था कोर्ट में प्रिज्यूम कर रहा था. यहाँ पे कोर्ट कह रहा था कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर्स. तो बुबोनी साव के केस में कहेगा. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि 114 जो प्रिजम्पशन की बात करता है, यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मे यूज करता है और यहाँ पे सेल यूज करता है. और ये रूल ऑफ प्रूडेंस है, रूल ऑफ प्रिकॉशन है और ये रूल ऑफ लॉ है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. तीसरा पॉइंट जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ कि ये रूल ऑफ प्रिकॉशन है या प्रूडेंस है, रूल ऑफ लॉ है. रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि यू हैव अथॉरिटी यू कैन डू. यू हैव अथॉरिटी यू कैन डू. जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, कई मजदूर रोड पर आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है. अब गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास लॉ है. गवर्नमेंट एक डिफेंस ले सकती है कि जब मैं लॉकडाउन कर दिया तो आप अगर रोड पर निकल रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती. ये रूल ऑफ लॉ है. लेकिन रूल ऑफ प्रिकॉशन, रूल ऑफ प्रूडेंस क्या है. रूल ऑफ प्रूडेंस कहता है यस यू आर ए सॉवरेन, यू कैन डू एनीथिंग, बट प्रूडेंस माइंड ये कहता है कि अगर आप जो रोड पर आ गए हैं एक मानवता के नाते अगर उनका आप ध्यान रख लें तो एक अच्छा होगा. ये आपके लिए मेरा सजेशन है. देखो यहाँ पर एक सजेशन है, इन दोनों में डिफरेंस यही है. ये जो रूल ऑफ प्रूडेंस है एक तरह से सजेशन है और रूल ऑफ लॉ जो है उसके उस पावर है, उसकी अथॉरिटी है. ये सजेशन है, उसकी ये अथॉरिटी है. अब कोर्ट से पूछा गया कि भाई आप किस वर्ड के बेसिस पर कह रहे हैं कि ये रूल ऑफ प्रिकॉशन है, रूल ऑफ प्रूडेंस है, रूल ऑफ लॉ है. तो बुबोनी साहू केस में इसका दिया गया एग्जांपल. कोर्ट ने कहा कि देखिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कि अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर्स, इस वर्ड के बेसिस पर हम निकाल करके आ रहे हैं कि ये जो है रूल ऑफ प्रूडेंस है. यही वर्ड है. सबसे बता दे रहा हूँ, इंटरव्यू में जब पूछ देगा तो मत कहना कि सर ने बताया नहीं था. यही बताना होगा. अगर तुमसे कह दे कि भाई रूल ऑफ, आप किस वर्ड के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि 114 जो रूल ऑफ प्रूडेंस है, रूल ऑफ प्रिकॉशन है, कौन सा ऐसा वर्ड है. तो तुम्हें ऐसा बताना होगा कि सर जो वर्ड उसमें यूज हुआ है कि ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर, ये जो है यही जो रूल ऑफ प्रूडेंस देता है. कैसे रूल ऑफ प्रूडेंस देता है एक बार बता रहा हूँ. देखो कह रहा है कोर्ट में प्रिज्यूम, में जब लिखा जाएगा में प्रिज्यूम एक साथ होगा. देखो में प्रिज्यूम एक साथ रहेगा तो अलग मीनिंग आएगी, में अलग रहेगा और प्रिज्यूम अलग रहेगा तो अलग मीनिंग आएगी. क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम डिफाइन है, में डिफाइन नहीं है. उसी तरह सेल जब रहेगा तो अलग मीनिंग रहेगा,
लेकिन शैल के साथ साथ प्रिज्यूम रहेगा तो उसका अलग मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, मे प्रिज्यूम यूज हुआ। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कोर्ट हैज ऑप्शन आइदर टू प्रिज्यूम और डिनाई, ये मे प्रिज्यूम होता है। मे प्रिज्यूम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि दोनों पार्टी के पास, एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कोर्ट के पास एक ऑप्शन होता है कि कोर्ट या तो प्रिज्यूम करे या तो डिनाई करे। तो वर्ड लिखा हुआ है कोर्ट में प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम कोर्ट कर सकता है कि एन एक्कम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। एक्कम्प्लिस है जो अपने मित्रों को धोखा देकर के आया हुआ है, वो वर्दी नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। जब तक कि वो कब रिलायबल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलायबल में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब वो किसी इंडिपेंडेंट फैक्ट से या मटेरियल पार्टिकुलर से कोरोबोरेट हो जाए। मैं कह सकता हूं कि जब पार्थ अभिषेक का इतना अच्छा मित्र है, जब पार्थ अभिषेक को धोखा दे सकता है तो मुझे क्यों ना धोखा देगा। अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि वह उससे पहले किसी और व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव किया था। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है तो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, चाहे जितना पाइप में डाल दो। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी और लड़की को धोखा दे करके आया है तो मुझे भी धोखा देगा ही देगा, यह 100% की गारंटी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एंड ही इज अनरिलायबल है, लेकिन कब रिलायबल में कन्वर्ट हो सकता है, रिलायबल में तब कन्वर्ट होगा जब किसी अदर फैक्ट से, इंडिपेंडेंट फैक्ट से सपोर्ट कर ले। तो रूल क्या है यहाँ पे, रूल क्या है कि अनरिलायबल, एक्सेप्शन क्या है रिलायबल। कब रिलायबल होगा, सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट फैक्ट। 114 क्लियर हो गया, और इसी से रूल ऑफ लॉ। और 133 में आ जाते हैं। 133 का स्टार्टिंग वर्ड है एन एक्कम्प्लिस शैल, सिर्फ शैल लिखा हुआ है, शैल प्रिज्यूम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या वर्डिंग है, शैल लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रिजम्पशन की बात नहीं है, ये सीधा सीधा डायरेक्शन आ गया। आपके पास प्रिजम्पशन की नहीं है, क्या प्रिजम्पशन करो ना करो कुछ नहीं, ये आपके पास डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है कि एक्कम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। एक्कम्प्लिस क्या होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस होगा ही होगा, वो कॉम्पिटेंट होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट का सिर्फ क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन क्या कहता है, सेकेंड और थर्ड दोनों क्लेरिफिकेशन है। एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of accomplice। अब अब कंट्राडिक्शन कहां से हुआ, एक कहता है कि रिलायबल नहीं है जब तक कि इंडिपेंडेंट से सपोर्ट ना हो जाए, और एक कह रहा है कि नहीं उसके बेसिस पर कन्विक्शन अगर आप कर देंगे तो इलीगल नहीं होगा, उसमें कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। एक लाइन में हुआ, एक कहता है कोरोबोरेशन चाहिए और 133 कहता है कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। अब एक कहता है कि कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है और दूसरा कहता है कि जरूरत है, तो कौन प्रिवेल करेगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा, प्रिवेल करेगा 133। क्यों प्रिवेल करेगा, यहाँ पर मे वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे मे यूज हुआ है, यहाँ पे सेल यूज हुआ है। तो मे और सेल में कन्फ्लिक्ट हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि जब मे प्रिज्यूम वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है रूल ऑफ प्रिकॉशन है, रूल ऑफ प्रूडेंस है। आप चाहें तो रोड पे चलने वाले आदमी की मदद कर सकते हैं, या बेटर होगा, लेकिन आपके लिए कमांड नहीं है। लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हाँ आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं एज इट इज, लेकिन जजमेंट आने के बाद वो चीजें चेंज हो गई हैं, अलग चीज है। अब ये दोनों में कन्फ्लिक्ट है, अब इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे फिर से उसी पुराने पॉइंट पे जाते हैं, क्योंकि टाइम कम है, केस को कवर कराना भी जरूरी है। अब हम लीगल पॉइंट पर आएंगे। अब पहला पॉइंट हो गया कि इंग्लिश और इंडियन लॉ में डिफरेंस नहीं है। दूसरा रिलेशन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया। कोर्ट की सबसे जो रिमार्केबल पॉइंट है, ये कहा है, इसी केस में कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ है, इस केस में कहा गया था कि ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे जिस केस के लिए जाना जाता है, या इस लाइन के लिए जाना जाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन।
कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ प्रूडेंस इतना अप्लाई होता है, हर केस में इसको इतना फॉलो किया जाता है कि रूल ऑफ प्रूडेंस जो है धीरे धीरे रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हम देखते हैं कई डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, इक्वल क्या था कि इक्वल वर्क नहीं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो डीपीएसपी था, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया, फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से इस केस में कहा गया था कि ठीक है कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है कि रूल ऑफ प्रूडेंस है, लेकिन इसका एप्लीकेशन इतना हुआ है कि रूल ऑफ प्रूडेंस जो है रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए मेरा सजेशन यह है, कोर्ट का सजेशन यह है कि ठीक है कि रूल ऑफ प्रूडेंस है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस को यूनिवर्सली आप फॉलो करिए, ये बेटर होगा। ठीक है कि आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन आप मानवता के बारे में भी इसके बारे में सोच करके चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एविडेंस ऑफ टू एक्कम्प्लिसेस। इसमें टू एक्कम्प्लिस की बात कैसे आई? कोर्ट इसमें दो एक्कम्प्लिस थे। पहले सबसे बड़ी बात है, एक खोली था और दूसरा त्रिनाथ था। अब प्रोसिक्यूटर ने बाद में क्या कहा, क्योंकि दोनों वापस बाद में रिट्रैक्ट कर गए थे, दोनों डिनाई कर दिए, तो प्रोसिक्यूटर ने चाहा कि उसके पहले वाले स्टेटमेंट को, एक एक्कम्प्लिस के पहले वाले स्टेटमेंट को दूसरे एक्कम्प्लिस के पहले वाले स्टेटमेंट से कोरोबोरेट करा दे। तो कोर्ट ने कहा कि एक एक्कम्प्लिस के स्टेटमेंट को दूसरे एक्कम्प्लिस के स्टेटमेंट से कोरोबोरेट नहीं करा सकते। जब इसमें एक वर्ड है, सबसे लाइन एग्जाम में लिखना होगा, ये लाइन तुम्हारे लिए एग्जाम में है, क्या लिखना है? एन एक्कम्प्लिस कैन नॉट कोरोबोरेट हिमसेल्फ, टेंटेड एविडेंस, ये लाइन देखो, टेंटेड एविडेंस डज नॉट लूज इट्स टेंस बाय रिपीटिशन। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि झूठ इतनी बार बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि सही जैसा लगने लगे। इस केस में कहा कि नहीं, अगर एक बार टेंटेड एविडेंस है, रिलायबल एविडेंस नहीं है, तो चाहे जितनी बार उसको रिपीट कर लो, वो झूठ है तो झूठ ही रहेगा, वो सही कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये लाइन है कि टेंटेड एविडेंस डज नॉट लूज इट्स टेंस बाय रिपीटिशन। चाहे जितनी बार रिपीट कर दो, उसका जो दाग है वो दाग छूटेगा नहीं, चाहे चाहे रिन सुप्रीम लगा दो, चाहे घड़ी लगा दो, वही दाग रहेगा उसका। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो, ये लाइन तुम्हें यूज होगा हर केस में। अभी जितना केस बताऊंगा भूल मत जाना इस लाइन को, फिर कहना सर ने पढ़ाया ही नहीं। बेसिस ऑफ रूल ऑफ प्रूडेंस क्या है? बेसिस ऑफ रूल ऑफ प्रूडेंस अभी मैं बताया था कि एक वर्डिंग है कि कोरोबोरेट इन मटेरियल पार्टिकुलर्स। किस बेसिस पर कोर्ट कहता है कि 114 रूल ऑफ प्रूडेंस है? तो उसकी वर्डिंग ये है, इस बेसिस पे कहता है। बेसिस क्या है कि कोरोबोरेशन इन मटेरियल पार्टिकुलर्स, ये किसी केस में नहीं मिलेगा सिवाय इस केस में। बहुत अच्छी लाइन है। अब आता है कि सेक्शन 30 के बारे में हमें डिस्कस किया गया है कि सेक्शन 30 क्या है। तो 30 को मैं कई बार डिस्कस कर भी चुका हूं और यहाँ पर भी बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। 30 में कहता है कि जो कन्फेशन मेड बाय को एक्यूज, एक कन्फेशन के स्टेटमेंट को दूसरे दूसरे को एक्यूज के खिलाफ क्यों यूज करते हैं, क्या जूरिस्प्रूडेंस है? तो जब हम सेक्शन 27 डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक डॉक्ट्रिन बताया था तुमको कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इज ए डॉक्ट्रिन, कि अगर डिस्कवरी फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है तो माना जाएगा कि हाँ फैक्ट ट्रूथ था। लेकिन इसका जूरिस्प्रूडेंस क्या है? व्हाई कन्फेशन मेड बाय वन को-एक्यूज्ड इज रिलेवेंट अगेंस्ट को-एक्यूज्ड? मेन रीजन ये है कि दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनकल्पेटरी। सेल्फ इनकल्पेटरी का मतलब क्या हुआ? यह खुद अपने आप को भी फंसाता है और दूसरे को भी फंसाता है। यह कहता है कि हाँ मैंने मर्डर किया है या मैंने उसके साथ मिलकर के मर्डर किया है। तो वन सेक्शन 30 का पहला कंडीशन यही है कि चलो भाई ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, कोई एक्यूज्ड होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन कंडीशन उसका यह है कि वह अपने आप को भी इन्वॉल्व करे। ये मैं ना कहूं कि नहीं हाँ पार्थ, अभिषेक और तलत ने तीनों ने मिलकर के मर्डर किया है, मैं सिर्फ देख रहा था, मैंने तो इनोसेंट खड़ा था, ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा। इसमें मेरा स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी हो गया। एक्स मीन्स अपने आप को मैं बाहर कर रहा हूँ, इन माने अपने आप को अंदर कर रहा हूं। तो 30 का मतलब ये हुआ कि कल्पेटरी मीन्स कमीशन ऑफ क्राइम, इन प्लस कल्पेटरी मीन्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ इन कमीशन ऑफ क्राइम, इनकल्पेटरी हो गया। तो 30 का पहला कंडीशन होता है कि ये इनकल्पेटरी होना चाहिए। इसी जूरिस्प्रूडेंस पे 30 को एक्सेप्ट किया जाता है। अब बात आई कि सेक्शन 30 के अंतर्गत कन्फेशन मेड बाय को एक्यूज्ड एविडेंस है कि नहीं है।
एविडेंस नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 30 का जो डिफिनीशन है उसमें दो पार्ट हैं, ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ओरल एविडेंस कौन सा स्टेटमेंट होता है? ओरल स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड विटनेस लिखा हुआ है, डिफिनीशन में विटनेस लिखा हुआ है, डिफिनीशन में एक्यूज नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए कन्फेशन का डिफिनीशन हो, मेड बाय एक्यूज वहां पे कवर नहीं होगा डिफिनीशन एविडेंस में। इसीलिए सारे जुरिस्ट कहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस का डिफिनीशन है वो डिफेक्टिव डिफिनीशन है। क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि वह सिर्फ एविडेंस गिवन बाय विटनेस को कवर कर रहा है, वह एविडेंस गिवन बाय एक्यूज को कवर नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि जो कन्फेशन मेड बाय को एक्यूज रादर देन विटनेस इज नॉट एविडेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे वर्ड सिर्फ विटनेस यूज हुआ है। इनफर्मिटी, अब 30 में क्या क्या कमियां हैं, क्यों ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्यों इसको वीकर एविडेंस मानते हैं? रीजन क्या है? एक्यूड है, एक्यूड है तो ओथ पर एविडेंस नहीं देता। क्यों? सिर्फ विटनेस ही ऑन ओथ एविडेंस दे सकता है, एक्यूड नहीं देगा। तो एक्यूड ओथ पे नहीं देता, ओथ पे नहीं देता तो इसकी रिलायबिलिटी का एक ठेका नहीं लेता। अब गलत हो जाए चाहे सही हो जाए मैं नहीं जानता। ओथ पर जो एविडेंस दिया जाएगा उसमें और जो नहीं दिया जाएगा उसमें क्या फर्क है? जो ओथ पे एविडेंस दिया जाएगा और आप गलत एविडेंस देंगे तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ केस चलेगा। लेकिन आपने ओथ पर एविडेंस नहीं दिया है, कल को अगर एविडेंस गलत भी पाया जाए, आपने गलत भी दिया हो तो भी आपके खिलाफ केस नहीं चलेगा। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस का केस आप पर नहीं चलता है, ठीक ना? अब इसमें क्या है कि ये एविडेंस दिया जाता है प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, दूसरा पार्टी प्रेजेंट नहीं रहता है आप एविडेंस दे देते हैं। जब दूसरा पार्टी प्रेजेंट ही नहीं रहता आप एविडेंस देते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है। तो सेक्शन 30 के जो एविडेंस है वीक क्यों है? वीक होने का रीजन ये है कि ये अनोथ नहीं दिया जाता, ये दूसरी पार्टी के प्रेजेंस में नहीं दिया जाता, या और तीसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट है कि जब हम एक्कम्प्लिस से कंपेयर करेंगे 30 और 133 में कंपेयर करेंगे तो वीकर कौन है? वीकर 30 होगा। क्यों वीकर 30 होगा और 133 क्यों स्ट्रांग हो जाएगा? रीजन ये है कि 30 को एक्यूटी की बात करता है लेकिन 133 विटनेस की बात करता है। वो सीधा सीधा कह देता है कि को एक्यूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो जैसे ही वर्ड यूज होता है कि शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, इसका मतलब होगा कि 133 के अंतर्गत एक्कम्प्लिस ऑन ओथ स्टेटमेंट देगा, अपोजिट पार्टी प्रेजेंट रहेगा और अपोजिट पार्टी के पास एक ऑप्शन होगा कि उसको क्रॉस एग्जामिन कर ले। तो जो तीनों डिफेक्ट हैं इसके, तीनों डिफेक्ट जो तीनों कमियां हैं वहां पे 133 में नहीं पाई जाती हैं। और एक बात और है, वहां पे 133 में जो वर्ड यूज होता है कि कन्विक्शन शैल नॉट बी इलीगल, लेकिन 30 में जो वर्ड यूज होता है कि कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ सच स्टेटमेंट। मतलब कि 30 के अंतर्गत जो कन्फेशन मेड बाय को-एक्यूज्ड है उसके मामले में कोर्ट कंसिडरेशन ले भी सकता है और नहीं ले सकता है। तो 30 में जो एविडेंसरी वैल्यू है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वर्डिंग यूज हुआ है कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, ले भी सकता है नहीं ले सकता है। लेकिन 133 में सीधा सीधा कहता है कि शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, अगर देगा तो आपको मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट है 30 के अंतर्गत, 30 के अंतर्गत यहाँ पे कोरोबोरेशन जरूरी है लेकिन 133 के अंतर्गत कोरोबोरेशन जरूरी नहीं है। रूल ऑफ लॉ कहता है कोरोबोरेशन जरूरी नहीं है। हाँ प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन मतलब आप ले भी सकते हैं, प्रिकॉशन आप नहीं भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है कि रूल ऑफ लॉ है कि आप इसको कन्विक्शन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस आपको फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेंजर इन एक्सेप्टिंग एविडेंस ऑफ एक्कम्प्लिस विदाउट कोरोबोरेशन। क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर एक्कम्प्लिस के स्टेटमेंट को विदाउट कोरोबोरेट किए हुए किसी का कन्विक्शन करा दें? पहला कंडीशन ये है देखो अगर
मैं कवर कर लूँगा, नहीं कवर हुआ तो 10 मिनट का एक क्लास फिर से लूँगा, 12 बजे से 10 मिनट का क्लास ले सकता हूँ। अगर नहीं कवर हुआ तो, बरसक कवर करा दूँगा। यहाँ पे कहा गया कि बैड कैरेक्टर, ये तो पहले बैड कैरेक्टर का था, बैड कैरेक्टर का था तभी तो ऑफेंस किया, कोई एक्यूज्ड बना। और पहला बैड कैरेक्टर था, दूसरा पॉइंट ये था कि अपने मित्रों से ही धोखा दे दिया। अब बताओ, अब सुदामा और कृष्ण का सुने ही होंगे कि मित्र के साथ धोखा करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो भी हो। तो पहले बैड कैरेक्टर का है, दूसरा बात एक्यूज्ड के अपने मित्रों के साथ धोखा दे दिया। जब मित्रों के साथ धोखा दे दिया तो क्या गारंटी है कि आएगा कोर्ट में तो सही ही बोलेगा, जब इसके नेचर में ही है झूठ बोलना, अपने लोगों के साथ धोखा देना, तो बहुत रिलायबल ये आदमी नहीं है। फिर कहा गया कि एग्जाम्पल ये है कि इंडिया में, एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फेवरेट मेरा एग्जाम्पल है। इंडिया में होता क्या है कि कुछ लोग बहुत ही दुष्ट टाइप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शहबाज है, शहबाज मुस्लिम है, वो कुछ भी कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ले लेना, सुन रहे हो तो। अब मैं समझा कि चलो शहबाज क्या किया कि धोखा दे दिया मुझे, कहा कि ठीक है यार मुरारी को जाने दो, वो है। अब मुरारी उसने प्लान बनाया, शहबाज ने देखा कि मुरारी ने हमें अटेंडेंस नहीं दिया था और हमें मुस्लिम करके टॉर्चर किया था, तो शहबाज ने 8 लोगों के साथ क्राइम किया है और साथ साथ में 2 टीचरों का भी नाम ले लिया कि मुरारी 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 सर, मुरारी ने भी हमारे साथ मिलकर के मर्डर किया है। अब उसकी जो स्टोरी है 8 के बारे में सही है कि कपिल ने अभिषेक, भानु, तलत, निहारिका और नेहा सबने मिलकर के मर्डर किया, 8 तक का सही है। लेकिन 9वें की जो स्टोरी है, मेरे बारे में स्टोरी है, वो गलत है। लेकिन उसकी होल स्टोरी से ऐसा लगता है कि जब 8 के बारे में सही हो सकता है तो 9वां भी सही होगा। तो वो क्या करता है कॉम्प्लिस, जिसके साथ पुरानी दुश्मनी रहेगी उसका भी नाम लेकर के उसको भी फंसा देगा। इस तरह की टेंडेंसी को रोकना बहुत ही जरूरी है। ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है। इंडिया में कॉमन टेंडेंसी यही है कि जो इनोसेंट आदमी है और तुम्हारा दुश्मन है, ये है ना, हम तो सनम डूबेंगे तुम्हें भी डुबा देंगे, तो यही ये कहानी चलती है इंडिया में कि हम तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, बेटा बहुत पड़ोस में झगड़ा किए हो, तुम्हें भी वो कर देंगे, तुम्हें भी फंसा देंगे। फिर यहाँ पर यह है कि नीड ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस, इसीलिए इंडिपेंडेंट एविडेंस की जरूरत है। और कंक्लूजन ये निकल करके आया है, कंक्लूजन ये है कि जो भी एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, इनके बेसिस पर इसका कन्विक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दोनों कन्फेशन यहाँ पे दोनों ने रिटेक्ट कर गया। त्रिनाथ ने भी जो कन्फेशन दिया उससे उसने रिट्रैक्ट कर गया, अप्रूवर ने जो स्टेटमेंट दिया वो भी रिट्रैक्ट कर गया। और जो दोनों के स्टेटमेंट थे, जब दोनों ने स्टेटमेंट अपने दिए बार बार, तो बार बार इनके स्टेटमेंट चेंज हो जा रहे थे। तो बार बार जो स्टेटमेंट इनके चेंज हो जा रहे थे, इससे लग रहा था कि ये रिलायबल नहीं है। और जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के जो खूंटी वाली बात जो थी, जो इंस्ट्रूमेंट कटिंग ग्रास, उसका सिर्फ इस बेसिस पर कि माँ ने नहीं दिया, तो वो भी दैट वाज नॉट द सफिशिएंट। और इसका कहना था, इन दोनों का कहना था कि सर मर्डर होने के बाद बुबोनी ने हम लोगों को रिमुनरेशन दिया था कि चलो यार तुम सब हमारे साथ मर्डर किए हो तो लो ये पैसा लेकर के जाओ। इसे लग रहा है कि दोनों हायर थे, दोनों जो थे हायर्ड थे, दोनों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें